मेरे प्रिय नौजवान साथियों, मैं आप सबों से अपील करता हूं कि मैं अपना कार्य कर रहा हूं, लेकिन हमसे बेहतर कार्य आप ज़रूर करिए। क्यों? जीवन आपको बदलना है, नए मुकाम को पाना है, नई ऊंचाई को चूमना है। इसके लिए मेहनत अनिवार्य है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक केवल ये कह देना कि मैं कम्पीट करूँगा, मैं सफल हो जाऊँगा, ये कोरी कल्पना होगी और अपने जीवन के साथ ये बेईमानी होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम रोज़ कितना घंटा पढ़िए? कम से कम 10 घंटा पढ़िए, ताकि आने वाले जो PCS एग्जामिनेशन है, BPSC का जो एग्जामिनेशन आने वाला एग्जामिनेशन है, उसमें आप PT भी कर जाएं, मेन भी कर जाएं और ओरल भी आप कर जाएं। ये मैं बड़ी अंदर से कह रहा हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप कम्पीट करिए, अच्छे जगह पर पहुँचिए। तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 10 घंटा पढ़िए। तो कैसे पढ़िए? तो मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे कि आप मान लिया जाए कि ठीक है, रात्रि के समय आप जो पढ़ते हैं लिखते हैं, पढ़ते रहिए। लेकिन जिन लोगों को रात्रि का पहर सूट नहीं करता है, तो आसानी से भी आप पढ़ सकते हैं। अननेचुरल कार्य नहीं करना चाहिए। 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप पढ़िए, तो 3 घंटा आपका हो गया। फिर आप जा कर के 10-11 तक आप जो करना है आप करते रहिए। इसके बाद फिर 11 बजे से आप शुरू करिए, 2 बजे तक पढ़िए। फिर जाकर के थोड़ा रेस्ट करिए, फिर जाकर के 3 से लेकर के 5 बजे तक पढ़िए। फिर थोड़ा रेस्ट करिए, फिर 7 बजे से लेकर के जितना बजे तक आपको पढ़ना है, 10-11 बजे रात तक पढ़ना है, पढ़िए। इस प्रकार से 10-11 घंटा पर डे पढ़िए। मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं अधिक कुछ कहूँगा तो आपको लगेगा कि सर पढ़ाने आए हैं। तो मैं आप पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि आप मेरे अपने हैं। मैं आपके साथ मेरा बहुत लगाव है। मैं आपको अच्छे ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आया हूं। और स्वयं जब तक आप अपना प्रयास नहीं करेंगे तो ऊंचाई तक पहुंचने में आपको दिक्कत होगी। उस समय आपका समय भी बर्बाद होगा, उम्र भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और जीवन में हृदय में एक मलाल रह जाएगा कि मैंने सोचा क्या, हो गया क्या। खैर, उन बातों को छोड़िए, लेकिन एक बात कर लीजिए कि मुझे कम से कम मिनिमम आई हैव टू रीड नॉट लेस देन 9 आवर्स पर डे। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि 6 से जाकर के 9 तक आप पढ़िए, 3 घंटा ये हो गया। फिर यदि आपको लगता है कि भाई 11 से यदि 2 तक पढ़ लेते हैं तो फिर वो 3 घंटा हो जाता है। और फिर आप 3 बजे से पढ़िए तो भाई 3 से यदि 6 तक पढ़ते हैं वो फिर 3 घंटा हो जाता है, 9। और फिर यदि बीच में जैसे टाइम मिलता है उस टाइम को निकाल के करिए। अब फिर आगे रात में पढ़िए। 11 बजे रात के बाद आप सो जाइए। ये बहुत अच्छी बात है। अननेचुरल नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से अपने कार्य को करिए। तो आइए हम आज आपको पढ़ाते हैं भारतवर्ष में लोक सेवा का विकास। तो आज हम लोग लिखते हैं लोक कल्याणार्थ हेतु। ये लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु। बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का विषय है, आज का टॉपिक है भारतवर्ष में लोक सेवा का विकास। भारतवर्ष में लोक सेवा का विकास। लोक सेवा का विकास। डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया।
इन इंडिया। अब आज आपको यही चीज़ देखना है कि भारत में लोक सेवा का विकास कैसे हुआ। आपकी दिली ख्वाहिश है, आपकी दिली ख्वाहिश है, कपड़ा लो, आपकी दिली ख्वाहिश है कि भाई हम लोक सेवक बने। लोक सेवक बड़ा ही क्या है, चुनौतीपूर्ण जॉब है। हर नौजवान की पहली इच्छा होती है कि मैं IAS बनूं, IPS बनूं, IFS बनूं, क्या करूं, अखिल भारतीय सेवा में जाऊं। ये बड़ी ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है और लगता है कि जीवन का यह बहुत बड़ा चीज़ है। वाकई ये इस जॉब में जाना अपने आप में क्या है, एक गरिमामय विचार है। जो लड़के बहुत एकदम भिगा दिया उस बोलो उनको, जो लड़के सिविल सेवा परीक्षा में जाते हैं उनका करियर क्या होता है, एकदम ब्रिलियंट करियर होता है। वो जीवन की ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लोग कहते हैं कि साहब वो जीनियस है। अपने बच्चों से भी कहते हैं आप भी लोक सेवा में जाओ, अपना लोक सेवा में करियर ढूंढो। लेकिन लोक सेवा में जाना यानी IAS बनना, IPS बनना, IFS बनना, अखिल भारतीय सेवा में जाना, केंद्रीय सेवा में जाना, राज्य सेवा में जाना अपने आप में एक क्या है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण विषय है। हर किसी को ये नसीब नहीं होती है। नसीब ये उन्हीं को होती है जो क्या करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। इसमें जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, यह तोता रटंत वाली बात नहीं है कि हम कॉमा फुल स्टॉप तक रट लिए और जाकर के लोक सेवा आयोग, लोक सेवा परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो गए। ऐसा संभव नहीं है। संभव क्या है, इसमें समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग पावर है। हैव यू अंडरस्टैंडिंग पावर और नॉट? इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग पावर certainly you will crack down this civil service job and you will get such a brilliant career in this field। लेकिन यदि आप में क्या नहीं है, समझदारी नहीं है, तो फिर यह केवल कोरी कल्पना रह जाएगी। आप लाख पढ़ेंगे, नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहला बात मैं आपसे कहता हूँ, आप अपनी समझदारी बढ़ाइए, तभी लोक सेवा के लिए आप अपना कदम रखिए। समझदारी कैसे बढ़ेगी? समझदारी पढ़ने से बढ़ती है। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक जो लिख रहे हैं वो क्या है, तो वो है भारतवर्ष में लोक सेवा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। भारतवर्ष में लोक सेवा का विकास कैसे हुआ, इसके संदर्भ में आज हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए, अभी अभी मैंने कहा कि जितने भी नौजवान होते हैं उनकी पहली इच्छा होती है कि मैं IAS बनूं। ये बड़ी ख्वाहिश है। जैसे क्यों भाई, ये ब्रिलियंट करियर है, समाज में काफ़ी इनकी प्रतिष्ठा होती है, सामाजिक पूछ होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए हम लोग देखें। तो सबसे पहली बात मैं आपको करूं कि भारतवर्ष में कि यहाँ पर जो भारत की जो सिविल सेवा है, इसके जो जनक माने जाते हैं वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये किनको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का, ये सिविल सेवा का जनक माना जाता है। जनक ये क्या किया जाता है, माना जाता है। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, यही क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। सिविल सर्विस के ये क्या कहे जाते हैं, ये क्या हैं, ये पिता माने जाते हैं। वाकई सिविल सर्विस में बहुत ही दमखम है। वो बहुत ही क्या है, एकदम क्या कह सकते हैं, परमानेंट टाइप का यह चीज़ है। इसमें इज्जत है, प्रतिष्ठा है, शोहरत है, ताकत है। यह उन्मत्त हाथी की भांति है। इनकी शक्ति इतनी अधिक है कि इनकी शक्ति पर रोक लगाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हमने आपको ये बता दिया कि ये किसके संबंध में कौन थे। ये
इसके संबंध में ये कौन थे? यही लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये बात कहा जाता है। तब धीरे धीरे क्या हुआ, तो धीरे धीरे यहाँ पर कौन सी बात हुई, इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर धीरे धीरे। तो भारतवर्ष में जो पहले लोक सेवा में जो भर्ती की जाती थी उसके लिए एक व्यवस्था था। वो क्या था भाई? वो हेलेवरी कॉलेज की चयन समिति के द्वारा, हेलेवरी कॉलेज की चयन समिति के द्वारा, चयन समिति अब प्लस कौन करते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ये बोर्ड ऑफ ये क्या थे? डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किनकी भर्ती की जाती थी? सिविल सेवा में भर्ती की जाती थी। ये सिविल सेवा में ये क्या की जाती थी? ये भर्ती की जाती थी। ये सिविल सेवा में भर्ती ये की जाती थी। किसके द्वारा? हेलेवरी कॉलेज की चयन समिति और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये क्या किया जाता था? यहाँ पर ये भर्ती किया जाता था। फिर कालांतर में भारतवर्ष में क्या हुआ भाई? स्थितियाँ बदली, समय बदला और धीरे धीरे लोग यहाँ पर क्या होने लगे? आगे बढ़ने लगा। तो जब लोग आगे बढ़ने लगा तो टाइम तब तक क्या हो गया? 1953 हो गया। ये कितना टाइम हो गया भाई? 1800 ये क्या हो गया? ये 53 हो गया। ये कितना आ गया? 1853। यही आ गया 1800 ये 53। 1853 में कौन सी बात कर दी गई? इसमें क्या हुआ? एक चार्टर एक्ट लाया गया। 1853 का एक्ट लाया गया। ये कितना लाया गया? 1853 का ये क्या लाया गया? 1853 का एक्ट लाया गया। और इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का ये प्रतियोगिता परीक्षा का ये क्या किया गया? प्रावधान लाया गया। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान ये लाया गया। प्रतियोगिता परीक्षा का ये क्या लाया गया? ये प्रावधान लाया गया कि सिविल सेवा में नियुक्ति कैसे की जाए, इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये प्रावधान सिविल सेवा में भर्ती के लिए ये प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान कितना में ला दिया गया? 1853 में ये ला दिया गया। 1853 में जब ला दिया गया तो इसमें जो ज्वलंत बात है, जिस बात को लेकर के काफ़ी लड़ाई लड़ी गई, काफ़ी मशक्क़त किया गया, तो उसमें ये बात कह दिया गया कि जो कोई भी इस सेवा में जाना चाहते हैं उसके लिए उम्र जो होगा वो उम्र कितना होगा? तो होगा 23 वर्ष। इसमें जो उम्र रखा गया तो इसमें 23 वर्ष रखा गया। तो सिविल सेवा के लिए जो उम्र रखा गया, सिविल सेवा के लिए ये निर्धारित उम्र, ये क्या कर दिया गया? ये निर्धारित उम्र कर दिया गया ये 23 वर्ष। ये कर दिया गया 23 वर्ष। अब आप ही बतलाइए कि 23 वर्ष में कोई आदमी सिविल सेवा में, वह भी भारत का बच्चा, कैसे जा सकता है? जहाँ शिक्षा नामो निशान नहीं था, शिक्षा व्यवस्था पूरे पैरालाइज्ड हो चुका था, एजुकेशन पर कोई सरकार खर्च नहीं कर रही थी, देश गुलाम था। अब उस अवस्था में कहा गया कि भाई ये क्या कह दिया गया कि सिविल सेवा में ये क्या कर दिया जाए? निर्धारित उम्र कितना हो जाए? 23 वर्ष। इसका मतलब यह था कि कभी भी भारतीयों को ये नहीं चाहते थे कि ये लोग कहाँ जाएं? सिविल सेवा में जाएं। और सिविल सेवा में खास करके ऐसी स्थिति बना दी गई थी जिसमें कि केवल अंग्रेज लोग ही आते थे, इंग्लैंड वाले ही लोग आते थे, भारतीय इससे क्या थे? नदारद थे। फिर तब लड़ाई हुई, तब फिर देखिए व्यवस्था क्या कर दिया गया। फिर 1863-66 में क्या कर दिया गया? 1866 में इसका उम्र कितना कर दिया गया? घटा दिया गया। और इसको जब संतोष नहीं हुआ तो उम्र घटा करके कितना कर दिया गया? 21 वर्ष कर दिया। अब आप सोचो, एक तो 23 वर्ष अपने आप में बहुत कम है, अब उसमें भी जब 1866 में आया तो सिविल सेवा में जो न्यूनतम उम्र कर दिया, सिविल सेवा में जो उम्र कर दिया वो कितना कर दिया? 21 वर्ष कर दिया। और फिर जाकर के क्या कर दिया? 1878 में ये कितना कर दिया गया? ये 19 वर्ष कर दिया। 19 वर्ष ये क्या कर दिया गया? यही 19 वर्ष में ये कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भारतीय, किसी भी भारतीय को सिविल सेवा में
क्या कर दिया जाए, भर्ती नहीं लिया जाए, या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया क्या था, कार्रवाई था। कहने को तो था कि भाई भारतीय सिविल सेवा में भारतीय भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करैक्टेरिया कर दिया गया था कि ताकि कोई भी भारतीय यहाँ पहुँच ही ना सके। समय बदला, और जैसे समय बदला लोगों में बुद्धिमत्ता आई, लोग विद्वान हुए, लोग अपने समझने लगे कि यह जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो ये सब कार्य किया जा रहा है वो कदापि सही नहीं है, ये किसी भी कीमत पर ये सही नहीं है। लेकिन इसी में कोई कोई कर जाते थे, कम्पीट बहुत कुछ कम लोग कर जाते थे। जैसे भारत का जो सबसे पहला जो सिविल सेवा में जाने वाला था आईसीएस था। आईसीएस जो सबसे पहला भारतीय आईसीएस, ये भारतीय आईसीएस ये कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये कौन थे भाई? सत्येंद्रनाथ ये क्या थे? टैगोर थे। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और ये कितना में किए थे? 1864 में किए थे। ऐसे ही एक दो व्यक्ति अदा कदा कभी काल ये लोग क्या करते थे? कम्पीट करते थे। तो भाई ये तो सब अच्छी बात नहीं थी। तो तब जा कर के क्या हुआ, फिर लोग जा कर के आगे बढ़ते चला गया, समय बीतते चला गया। तब समय कितना आ गया? 1885। समय कितना आ गया भाई? ये आ गया 1885। और 1885 में क्या हुआ, यहाँ पर प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये क्या किया गया? 1885 में ये क्या किया गया? आयोजित किया गया। हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, नो डाउट। हम अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम चूँकि सिविल सेवा की बात करने जा रहे हैं। तो इस दौरान जो ये संदर्भ आया, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। मुझे अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट में जाना नहीं है। जब हम इतिहास पढ़ाएंगे, ऑन दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन मच मोर बेटर। और तब जा कर के आपको क्या यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो जो भारतीय लीडर लोग थे उनको लगने लगा कि भाई ये अंग्रेज तो ये ठगने का कार्य करता है। कहने को है भारतीय सिविल सेवा, लेकिन जाकर के इसमें तो सारे अंग्रेज लोग हैं, इसमें तो एक भी भारतीय नहीं है। तो बोला कैसे नहीं जा पाता है? कहा कि भाई उम्र ही कम कर दिया है और शिक्षा का कोई प्रावधान है नहीं, तो आखिर जाएंगे कैसे? तो इन लोगों ने क्या किया, एक नारा दिया। इन लोगों ने मांग किया, डिमांड किया। इन लोगों ने क्या किया? ये डिमांड किया। क्या डिमांड किया भाई? कि सिविल सेवा में जो उम्र है 19 वर्ष, उनको बढ़ा करके 23 वर्ष किया जाए। तो जो 19 वर्ष आप ला दिए हैं, 19 वर्ष से ये बढ़ाकर कितना वर्ष किया जाए? 23 वर्ष किया जाए। और इस पर क्या दिया गया? बहुत जोर दिया गया, मैक्सिमम फोकस इस पर क्या दे दिया गया? मैक्सिमम ये क्या किया गया? फोकस ये डाला गया। किसके द्वारा डाला गया? नेशनलिस्ट के द्वारा, राष्ट्रवादियों के द्वारा। जो इंडियन नेशनल के मूवमेंट के जो लीडर थे, उन लोगों ने इस बात को बड़ी बेहतर तरीके से अंग्रेज़ों के सामने रखा कि नहीं साहब, आपको 19 वर्ष से बढ़ा करके इसको 23 वर्ष करना पड़ेगा। उन लोगों ने भी समझ गया बात कि ये छोटी सी बात है, मान जाते हैं, नहीं तो आंदोलन हो सकता है और तीव्र हो जाए। तब जाकर के अंग्रेज सरकार की क्या हुई? नींद खुली। और तब जाकर के एक कमेटी गठित किया गया और उस कमेटी का नाम था सर एचिंगसन कमेटी। और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट में दिया। ये रिपोर्ट में पेश किया। क्या पेश किया? रिपोर्ट में सिफारिश किया। ये सिफारिश किया। क्या सिफारिश किया? कहा कि ठीक है, 19 वर्ष से बढ़ा करके इसको कितना कर दिया जाए? 23 वर्ष कर दिया जाए। 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? ये 23 वर्ष कर दिया जाए। तो इस प्रकार से इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो लीडर थे, दोज हु वेयर द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, उनकी बात को क्या कर लिया गया? मान लिया गया। और 19 वर्ष से बढ़ा करके इसका उम्र कितना कर दिया गया? 23 वर्ष कर दिया गया। तो ये एक सफलता तो मिली। तो जब लोगों को छोटी भी सफलता मिलती है
तो इच्छा बढ़ जाती है आगे के लिए। तब जा कर के यहाँ पर कहा कि अब आगे की बात चली। तब धीरे धीरे यहाँ पर क्या करने लगा, समय कितना आ गया, 1919 आ गया। तो यही 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम, यही कितना कर दिया गया, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, ये 1919, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में क्या कर दिया गया, लोक सेवा का प्रावधान लाया गया। इसमें क्या लाया गया, यही लोक सेवा का, ये सिविल लोक, ये लोक सेवा का इसमें क्या लाया गया, प्रावधान, ये प्रावधान लाया गया कि भाई इसमें लोक सेवा, भारतीय लोक सेवा के लिए इसमें क्या किया गया, प्रावधान लाया गया कि नहीं, भारतीयों को भी क्या किया जाए, अब लोक सेवा में भर्ती करने के लिए विशेष कार्य किया जाए। इसके बाद यहाँ पर लोक सेवा का प्रावधान ला दिया गया। तब क्या हुआ, पुनः कितना में आ गया भाई, तब आया भारतीय परिषद अधिनियम। ये भारतीय परिषद अधिनियम, ये कितना आ गया, 1935। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, इसमें क्या कर दिया गया, दो बात कर दिया गया। संघीय लोक सेवा आयोग, इसमें क्या कर दिया गया, संघीय लोक सेवा आयोग, ये संघीय लोक सेवा आयोग, और दूसरा कौन कर दिया, प्रांतीय लोक सेवा आयोग। ये क्या कर दिया गया, प्रांतीय लोक सेवा आयोग क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया कि संघ के लिए अलग लोक सेवा आयोग होगा और प्रांत के लिए क्या होगा, अलग लोक सेवा होगा। तो इस प्रकार से 1935 में ये दो लोक सेवा आयोग बना दिया गया, संघीय लोक सेवा आयोग और क्या ला दिया गया, प्रांतीय लोक सेवा आयोग। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में सिविल सेवा का जो कदम था वह धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली बढ़ते चला गया और तब ये वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि कैसे भारतवर्ष में सिविल सेवा का यात्रा है, ये जर्नी कैसे है, इस बात को आपने समझा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारतवर्ष में सिविल सेवा का स्वरूप, भारतवर्ष में लोक सेवा का स्वरूप, भारत में लोक सेवा का स्वरूप, ये लोक सेवा का ये क्या है, ये स्वरूप है। ये जो लोक सेवा का स्वरूप है, भारतीय लोक सेवा का स्वरूप, भारतीय लोक सेवा का स्वरूप, इसका कैसा नेचर है, किस प्रकार से इसको बांट दिया गया है, इस बात को आप देखिए। तो भारतीय लोक सेवा का स्वरूप है, इसको क्या कर दिया गया, तीन भागों में बांट दिया गया। इसमें कर दिया गया अखिल भारतीय सेवा, यही है अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस। फिर दूसरा में क्या बांट दिया गया, इसमें बांट दिया गया केंद्रीय सेवा, यही केंद्रीय सेवा, ये केंद्रीय सेवा। और तीसरा में क्या बांट दिया गया, ये है राज्य लोक सेवा आयोग, यही है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा, ये क्या कर दिया गया, ये आयोग। तो अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा यानी राज्य लोक सेवा आयोग, तो ये इसका तीन कैटेगरी में इसको बांट दिया गया। तो अब हमको देखना है अखिल भारतीय सेवा में क्या है भाई, कि इसमें जो अखिल भारतीय सेवा है इसके अंतर्गत कौन सी बात होती है। फिर हम लोग देखेंगे केंद्रीय सेवा की बात देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे राज्य लोक सेवा की बात देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। ये अखिल भारतीय सेवा में ऑल इंडिया सर्विसेज में हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय सेवा। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विस है, ये ऑल इंडिया, ये क्या है भाई, ये सर्विस। ये जो अखिल भारतीय सेवा है इसमें कौन सी बात है भाई, इस बात को जरा सा आप देख लीजिए। अखिल भारतीय सेवा को इसमें क्या कर दिया गया, इसमें इसका जो सबसे पहली बात हम बता दें तो इनकी जो नियुक्ति जो की जाती है, इनकी जो नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति ये किसके द्वारा होता है, ये केंद्र के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है,
ये केंद्र के द्वारा होता है। और ये कार्यरत कहाँ होते हैं? ये कार्यरत ये राज्य में होते हैं। ये कहाँ होते हैं? कार्यरत राज्य में होंगे। ये राज्य कैडर के लोग होंगे। और तीसरी बात, इस पर नियंत्रण किसका होता है? एकदम ध्यान से आप सुनिएगा। इसमें नियंत्रण होता है केंद्र प्लस ये राज्य का। ये केंद्र प्लस ये राज्य का इसमें क्या होता है? ये नियंत्रण होता है। और तीसरी बात यहाँ पर आप सुनिए कि ये जो सिविल सेवक हैं, आईएएस हैं, आईएफएस हैं, आईपीएस हैं, ये क्या करते हैं? केंद्र और राज्य को, केंद्र और राज्य के बीच की ये क्या है? ये कड़ी है। ये दोनों को क्या करते हैं? ये जोड़ने का ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। हालांकि कुछ विवाद ऐसे होते रहता है, जैसे वर्तमान में अभी भी बंगाल में इसी को लेकर के, मुख्य सचिव को लेकर के विवाद है केंद्र और राज्य के बीच में। तो हमने आपको यही बतलाया कि केंद्र और राज्य का इस पर क्या है? नियंत्रण है। केंद्र ने जाकर के कहा कि भाई मुख्य सचिव को भी आइए, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि भाई कि नहीं, इनको हम वहाँ नहीं भेजेंगे, और उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार इनको बना लिया। खैर वो दूसरी बात है, वहाँ हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ये जो नियुक्ति है ये केंद्र के द्वारा की जाती है। कार्यरत कहाँ होता है? राज्य में होता है। और नियंत्रण इस पर किसका होता है? केंद्र और राज्य का है। और इसका मूल क्या है? एक जो कड़ी है, केंद्र और राज्य के बीच की ये कड़ी है। तो इस प्रकार से आपने इसको क्या देख लिया? ये जो अखिल भारतीय सेवा है इसको आपने देख लिया कैसे इसका होता है। अब अखिल भारतीय सेवा जो है, ऑल इंडिया सर्विस जो है, इसको कै भागों में बांट दिया गया? इसको 3 भागों में बांट दिया गया। अखिल भारतीय सेवा को 3 भागों में बांट दिया गया। तो क्या कर दिया गया? आईएएस, ये है आईएएस, ये क्या है? आईपीएस, ये है आईपीएस, और ये क्या है? आईएफएस है। ये क्या है? आईएफएस है। इसको हम लोग कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव ये क्या है? ये सर्विस है। ये है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसी को हम लोग कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस हो गया इंडियन पुलिस सर्विस, ये हो गया इंडियन पुलिस, ये क्या हो गया? सर्विस, ये इंडियन पुलिस सर्विस। इसको हम लोग कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं। ये है भारतीय, ये क्या है? ये भारतीय पुलिस सेवा है। ये भारतीय पुलिस सेवा। और ये क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसको कहते हैं भारतीय वन सेवा। यही है भारतीय, ये क्या है? वन, ये भारतीय वन सेवा है। ये बहुत सारे लोग इसको मान जाते हैं, भाई धोखा में बोल देते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। लेकिन भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। तो मैंने आपसे कह दिया कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आता है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस भारतीय पुलिस सेवा, और इंडियन आईएफएस ये क्या हो गया? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये भारतीय वन सेवा। तो इस प्रकार से अखिल भारतीय सेवा को क्या कर दिया गया? 3 पार्ट में बांट दिया गया। यहाँ पर प्रोविज़न है, यहाँ पर एक अखिल भारतीय सेवा का जो अनुच्छेद है वो है 312। ये अखिल भारतीय सेवा कितने में वर्णन है भाई? ये मेंशन्ड विद इन आर्टिकल 312। ये कितना में वर्णन है? ये अखिल भारतीय सेवा का जो वर्णन है ये 312 में है। ये किसका वर्णन है भाई? अखिल भारतीय, ये अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा का वर्णन कितना में है? प्रावधान कितना में है? ये 312 में है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राज्यसभा, ये लिखा है राज्यसभा के उपस्थित एवं मत देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा, 2/3, 2/3 सदस्यों के द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। अखिल भारतीय
अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। तो ये प्रोविज़न किस में दिया गया है कि 312। यदि राज्यसभा को ऐसा लगे कि नहीं साहब और जाकर के है तो नई सेवा का सृजन किया जाए, जैसे कि मेडिकल क्षेत्र में नहीं है तो भाई, या कृषि क्षेत्र में नहीं है तो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर सर्विस या ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस, तो राज्यसभा ऐसा कर सकती है। कितना के प्रावधान के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत ये कार्य कर सकती है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भाई जो केंद्रीय सेवा है उसके अंतर्गत क्या है भाई, ये केंद्रीय सेवा, ये केंद्रीय सेवा, ये केंद्रीय सेवा। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाता है भाई, तो इनकी भी नियुक्ति कहाँ होगी भाई, ये केंद्र में होगी। इनकी नियुक्ति कहाँ होगी, केंद्र में होगी, ये नियुक्ति केंद्र में होगी। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं भारतीय डाक सेवा, जैसे हम लोग कह सकते हैं भारतीय ये भारतीय डाक सेवा, जैसे हम लोग कह सकते हैं आयकर सेवा, इस प्रकार से जो है तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये केंद्रीय सेवा के हैं। ये ऑल इंडिया सर्विस नहीं है लेकिन ये केंद्रीय सेवा है। राज्य सेवा में हम लोग देख लेते हैं भाई, ये राज्य सेवा में, तो राज्य सेवा में जो प्रत्येक राज्य को क्या है, अपने लोक सेवक को बहाल करने का अधिकार है। ये कौन करते हैं भाई, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, ये आयोग के द्वारा इनकी क्या की जाती है, ये भर्ती की जाती है। जैसे कि हम लोग अभी बीपीएससी देते हैं तो भाई बीपीएससी भी ये राज्य लोक सेवा आयोग का है। जैसे बिहार न्यायिक सेवा है तो भाई ये राज्य सेवा के लिए है। इसी प्रकार से हम लोग इस बात को देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं संघ लोक सेवा आयोग को देखते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये संघ लोक सेवा, ये क्या है, ये है आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसका प्रावधान कितना में है भाई, इसका जो प्रावधान है, ये प्रावधान प्रोविज़न, ये है प्रोविज़न। ये प्रोविज़न कितना है, 315 से लेकर के 323 तक है ये। और इसी 315 में क्या लिखा है, तो 315 में लिखा है कि भाई कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो इस प्रकार से इसका प्रावधान किया गया है। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर मैं कल आप सभी बच्चों से बात करता हूँ। धन्यवाद।